असाइनमेंट नंबर 3, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 3 में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दिया टीम्स ग्रुप पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि आपको 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं 5 नैनो कूलॉम के और -2 नैनो कूलॉम के, जो कि रिस्पेक्टिवली 204 और -305 पॉइंट्स पर या लोकेशन पर रखे हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है फोर्स ऑन 1 नैनो कूलॉम चार्ज लोकेटेड एट 1, -3, 7। कैसे करेंगे? आपको 2 चार्ज दे रखे हैं, है ना। सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, ठीक है। आपको इन 2 पॉइंट चार्ज से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालना है। P पॉइंट है 1, -3, 7। इस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है। ये वाला पॉइंट है 2, 0, 4 और इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू दे रखी है 5 नैनो कूलॉम, ठीक है। दूसरे चार्ज की वैल्यू कितनी है? -2 नैनो कूलॉम और आपको इस पॉइंट की लोकेशन दे रखी है -3, 0, 5। नाउ if I want to calculate the field, the force, that means I need to, let us assume that this is point P. We need to calculate the distance between, this is the point, ठीक है। For example, this is the point. Now suppose ये R1 है और ये R2 है, ठीक। तो आपको पता है फोर्स ड्यू टू चार्ज 1। सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2, है ना। ये Q2 है, ये Q1 है। तो Q1 की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज निकलेगा, वो कितना होगा? वो होगा Q यानी ये वाला चार्ज, है ना। ये Q है फॉर एग्जांपल। तो Q इंटू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर AR1 कैप, ये वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली F2 अगर हम निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2, है ना, इस चार्ज की वजह से ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी Q इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर AR2, है ना। निकाल लेंगे हम। हमें क्या निकालना है? हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है। Q की वैल्यू है 1 नैनो कूलॉम, Q1 आपको गिवन है 5 नैनो कूलॉम, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है आपको 8.85 इंटू 10⁻12, तो आप वाली वैल्यू रख दोगे एज इट इज, ठीक है। 4 पाई कांस्टेंट है। R1 और AR कैप, ये दो चीज़ें निकालनी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फोर्स लगेगा, हम मानते हैं उधर की तरफ, है ना। तो ये वाला पॉइंट होगा आपका पहला, तो P माइनस Q1, ये पॉइंट सपोज आपको A दे रखा है, ठीक है। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप R1 निकालने के लिए आप निकालोगे A माइनस P, है ना। और R2 निकालने के लिए क्या करोगे आप? R2 निकालने के लिए करोगे आप A माइनस Q, ठीक है ना। और उसी से आपका ये वाला वेक्टर भी आ जाएगा, AR1 कैप और AR2 कैप, और ये सारे वैल्यू रख दोगे। आपको टोटल फोर्स निकालना है इस चार्ज पे, तो आप क्या करोगे? F विल बी F1 प्लस F2, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल चार्ज खत्म होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे पता है क्या होती है, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, है ना। अब ये Q कौन सा है? Q वो है जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पर Q कितना है? उस पॉइंट पर Q कितना है? 1 नैनो कूलॉम। तो मैं सीधे सीधे उस फोर्स F1 की वैल्यू में से 1 नैनो कूलॉम से डिवाइड कर दूंगा, है ना। अगर मुझे E1 निकालना हो तो E1 कितना होगा? ये होगा F1 अपॉन 1 नैनो कूलॉम, 1 नैनो कूलॉम, ठीक है। सिमिलरली E2 कितना होगा?
E2 विल बी F2 अपॉन 1 नैनो कूलम, और इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड मिल जाएगी। इन दोनों को आप जोड़ दो, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? यस सर, समझ में आ गया? यस सर, यस सर, विनय, यस सर, आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको एक पॉइंट चार्ज दे रखा है 30 नैनो कूलम का, ओरिजिन पर रखा हुआ है ना, यानी जो चार्ज है Q that is equals to 30 nano coulomb is located at point P या origin that is 0, 0, ठीक है, and y equal to 3 plane, y equal to 3 plane, y equal to 3 प्लेन पर रो s सरफेस चार्ज, देखो प्लेन है ना, प्लेन मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है आपको 10 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, 10 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको फील्ड निकालनी है 0, 3, 4 पे, आपको फील्ड निकालनी है E, आपको निकालना है एट 0, 3, 4, इस पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? E will be equals to E1 plus E2, है ना, E1 plus E2। अब E1 यानी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1, E2 दैट इज शीट चार्ज की वजह से फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं E1 निकालूं तो E1 निकालने के लिए क्या होगा? E1 के लिए हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर AR कैप, है ना। अब Q पता है मुझे, Q 30 नैनो कूलम है, Q इज 30 नैनो कूलम, 30 इंटू 10 पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई दैट इज 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, है ना, इंटू आर स्क्वायर और ए आर कैप, यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर। अगर मैं लिखूं यहाँ पे आर वेक्टर डिवाइड बाई, अगर मैं इसको बोल दूं ये आर वेक्टर है तो क्या मैं इसको क्यूब कर सकता हूँ? है ना, अगर मैं ए आर कैप ना लिख करके यहाँ आर वेक्टर लगा दूँ तो आर क्यूब हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको 0, 0, 0 यानी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी है। बताओ कैसे निकालेंगे? सिंपल है, ये वाला पॉइंट एंडिंग पॉइंट होगा तो दिस माइनस दिस करेंगे, है ना, यानी 0 ए एक्स कैप प्लस 3 ए वाई कैप प्लस 4 ए जेड कैप, ठीक है। और 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5, यानी ये मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, इसका मुझे क्यूब करना है। दिस विल बी E1, सॉल्व कर लोगे? सिमिलरली E2 निकालेंगे शीट की वजह से, वो कितनी होती है? वो होती है रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए एन कैप। अब आपको शीट दे रखी है y इक्वल टू 3 पे, y इक्वल टू 3 यानी ये वाला प्लेन हो गया, ठीक है। इधर की तरफ भी है, इधर की तरफ भी है, सिमिलरली उधर की तरफ भी है और इधर की तरफ भी है। y इक्वल टू 3 पे मान सकते हैं, दिस इज y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 प्लेन। और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है? यहाँ पर रो एस गिवन है आपको, कितना रो एस है? 10 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट कहाँ है? पॉइंट है x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ, y इक्वल टू 3 मतलब यहाँ, ठीक है, z इक्वल टू 4 मतलब यहाँ, ठीक है। इसको 3 की जगह इसको कर लो, इसको कर लो 2, सेम पॉइंट नहीं होंगे, या तो इसको, या इसको 3 रहने दो, इसको 3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कर लो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 प्लेन, ठीक है बच्चों, y इक्वल टू 2 प्लेन कर लेना, क्योंकि सेम शीट पर हम फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहाँ फील्ड होगी वो हमें निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम y इक्वल टू 2 प्लेन ले लेते हैं, ताकि y इक्वल टू 2 प्लेन यहाँ आ जाए और पॉइंट यहाँ पर मुझे फील्ड निकालनी है वो है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 4, यहाँ फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालनी है। तो देखो इस शीट से
वाई डायरेक्शन में इधर की तरफ है ना, तो ए एन कैप की वैल्यू क्या होगी? ए एन कैप विल बी इक्वल टू, जल्दी बताओ, ए वाई कैप। होगा या नहीं? यस सर। ओमेगा होगा या नहीं? इक्वल टू ए वाई कैप है ना, क्यों? शीट के राइट साइड में पॉइंट है, शीट के राइट साइड में पॉइंट है, ठीक है। तो राइट साइड में मतलब इसकी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्या है? ए वाई कैप। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वाई कैप। ये था ए जेड और ये था ए एक्स, है ना। तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर लोगे? ए वाई कैप विल बी दी ए एन कैप, ठीक है। ये आ जाएगा। रोएस आपको गिवन है, कितना आ जाएगा? 10 नैनो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10 पावर -9 डिवाइड बाई 2 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर -12 ए वाई कैप, है ना। ये आ गया E2 और आपको E निकालना है। E विल बिकम व्हाट? E विल बिकम E1 प्लस E2। ये आप ऐड कर दोगे दोनों और फिर आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ, समझ में आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये दे रखा है कि आपको एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्फीयर दे रखा है, ठीक है, रेडियस ए का, और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग कल कराएंगे। दिस इज इजीली डन बाय द गॉस लॉ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ फॉर वॉल्यूम चार्ज, तो वहाँ पर हम ये केस कराएंगे। तो आप वहाँ पर कल जो लेक्चर होगा उसमें मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दो, ये कल आपका क्लास में ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्री स्पेस रो वी इक्वल टू 2r नैनो कूलॉम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको दे रखा है r की वैल्यू 0 से लेकर के 10 तक है, और r इक्वल टू 2 पर आपको फील्ड निकालनी है, r इक्वल टू 12 पर आपको फील्ड निकालनी है। ये भी आपका कल हो जाएगा, क्योंकि देखो इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये a इक्वल टू है 10, है ना, और इसको कर दूँ a इक्वल टू 10, वो बता दें, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूंगा, इस क्वेश्चन में बेसिकली सेम ही चीज है, बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है r इक्वल टू 10। यहाँ पर अगर मैं a इक्वल टू 10 कर दूं, a इक्वल टू 10 कर दूं, तो ऑटोमेटिकली एक कंडीशन, जब मेरा r इक्वल टू लेस देन 10 है, मतलब 2 है फॉर एग्जांपल, इस वाले क्वेश्चन में 2 है ना, और ग्रेटर देन 10, देखो r इक्वल टू 2 इज लेस देन 10 और r इक्वल टू 12 इज ग्रेटर देन 10। तो ये दो अलग अलग कंडीशन बन जाएंगी, ये वाली पहली कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ई, ठीक है। अरे ई छूट गया यहाँ पे, आपको ई निकालना है, ई एट r इक्वल टू 2 मीटर एंड r इक्वल टू 12 मीटर। तो आपको इसी वाले फॉर्मूले से, ये ई ही है बेसिकली, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर रो नॉट लिया है। रो नॉट इसलिए लिया है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, लेकिन यहाँ पर रो वी चेंज है ना। तो यहाँ पर रो नॉट ना लेकर के हम रिप्लेस कर देंगे रो वी से, एंड देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि चूंकि रो वी इज अ फंक्शन ऑफ आर, इज अ फंक्शन ऑफ आर, वो डेरिवेशन कुछ चेंज हो जाए। तो जब ये कल डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप ये वाला क्वेश्चन भी इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो फॉर द टाइम भी अभी फिलहाल के लिए, जब तक कल का लेक्चर ना हो तब तक इस वाले क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, यानी रो वी निकालना है आपको, ठीक है, एसोसिएटेड विद ईच फील्ड। क्वेश्चन नंबर 1
डी अगर आपका ये है तो, और डी अगर आपका ये है तो आपको इन दोनों केस में रो भी निकालना है। अब बताओ कैसे निकालोगे? कनिष्का बताएगी कैसे निकालेंगे। वी आर प्रोवाइडेड विद हम इसमें वो कर सकते हैं, डी इज नोन इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट वी डी नीड टू वेक्टर डी। कैलकुलेट रो वी। कैसे निकालेंगे? हाँ कनिष्का। हम सर डेल डॉट वेक्टर डी डीवी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सर वो उसके इक्वल होता है ना, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ वीवी डीवी के इक्वल होता है। हम आपको डेल डॉट वेक्टर डी निकाल सकते ठीक, मैक्सवेल्स की इक्वेशन याद है? मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन मैंने कराई थी, हैं। याद है? डेल डेल डॉट वेक्टर डी इक्वल टू पीवी। डेल डॉट बी इक्वल्स टू रो वी। ठीक है, यानी Yes, अगर रो वी। आपको ये डी पता है तो आपको क्या करना है, आपको इसका डाइवर्जेंस निकालना है। आपको क्या मिल जाएगा? रो वी। सिमिलरली डी आपको पता है, आप डी यहाँ लगाओ, आप रो भी निकाल लो, सिंपल। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है और कुछ नहीं करना। डाइवर्जेंस ऑफ डी आपको निकालना है, और यही क्या होगा, यही मेरा रो वी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। क्लियर हो गया? आसान है। यस। आपको केवल और केवल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे डाइवर्जेंस निकाल लेंगे उस पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड डी का। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। इसको हम मैक्सवेल्स की इक्वेशन भी बोलते हैं। पहली इक्वेशन मैक्सवेल की यही है। ठीक है, दोनों केस में यही होगा। अब इस वाले केस में आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और इस वाले में आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए डाइवर्जेंस का फॉर्मूले अलग अलग है। एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस डेल डॉट डी इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, वो आपको लगाना पड़ेगा, और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फॉर्मूले चेंज है बट द प्रोसेस इज सेम, कि रो वी इक्वल्स टू व्हाट, रो वी इक्वल्स टू डेल डॉट टी। ठीक है बच्चों? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन है, अरे ये कैसा हो गया, चलो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। E इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर 1 माइनस कॉस 3r ए आर कैप। ठीक है, आपको E गिवन है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगेन रो वी। ठीक, तो जब आपको रो भी निकालना है तो आपको डी पता होना चाहिए, और डी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई। एप्सिलॉन नॉट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर कैलकुलेटिंग द फील्ड इन फ्री स्पेस मीडियम। तो फ्री स्पेस हमने कंसिडर करा है कि मेरा मीडियम फ्री स्पेस है, तो एप्सिलॉन विल बी एप्सिलॉन नॉट, और वहाँ पर मैं डी की वैल्यू निकाल लूँगा। और जब मैंने डी की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने डेल डॉट डी लगा दिया रो वी निकालने के लिए। मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही तो है, या तो लाइन चार्ज मिल जाए मुझे, या सरफेस चार्ज मिल जाए मुझे, या वॉल्यूम चार्ज मिल जाए, है ना। चार्ज पर यूनिट आइदर लेंथ और एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या मिलेगा, इस एक्सप्रेशन में मुझे मिलेगा वॉल्यूम, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, रो वी, यही क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, आप ई का एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर उसके बाद डाइवर्जेंस निकाल लोगे, जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला।
जल्दी से बताओ, क्लियर है? यस सर। सुधीर, सुधीर है क्लास में? क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय एक्स वाई जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। मतलब क्या है कि आपको एक वॉल्यूम दे रखा है और उस वॉल्यूम में है ना, इधर हम मान सकते हैं कि ये मेरी वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। लॉजिकली ये मैंने डायग्राम गलत बनाया है क्योंकि वी विल बी पासिंग थ्रू दी सेंटर, क्योंकि सेंटर मेरा ये है एक्स वाई जेड, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब आप जरा मुझे बताओ इसकी लेंथ टोटल कितनी होगी? देखो एक्स की वैल्यू, ये ऊपर जेड है ना, जेड की वैल्यू -5 से +5 तक जा रही है। यस सर। y की वैल्यू भी -5 से +5 तक जा रही है और x की वैल्यू भी +5 से -5 तक जा रही है। यानी ये 10 मीटर साइड का एक क्यूब हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये 10 मीटर साइड का एक क्यूब है। ठीक है, अब आपको इस पूरे वॉल्यूम से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है ना। और हम कैसे देखते हैं? फ्लक्स पासिंग थ्रू इज इक्वल्स टू गॉस लॉ, चार्ज एनक्लोज। यानी अगर मैं उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में एनक्लोज्ड चार्ज निकाल लूँ, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो मैं क्या निकाल लूंगा? फ्लक्स लीविंग निकाल लूंगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर पेरीफेरी में कौन कौन से चार्ज लोकेटेड हैं। ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब आप सोचो जरा ध्यान से कि अगर ये वाली वैल्यू 0 0 0 है ना, तो आप सारे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। मतलब x की वैल्यू -5 से 5, y की वैल्यू भी -5 से 5 और z की वैल्यू भी -5 से 5। यही तो होगा, है ना। अब अगर इन तीनों में कोई पॉइंट आता है इन तीनों के बीच में, तो वो क्यू एनक्लोज के अंदर आएगा, नहीं आता है तो नहीं आएगा। जैसे कि 0.1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है 1, -2, 3 पे। जरा जल्दी से मुझे बताओ कि 1, -2, 3 पॉइंट इस पूरे वॉल्यूम के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा? जल्दी से बताओ बच्चों। x इक्वल टू 1, सर अंदर करेगा। y इक्वल टू -2, z इक्वल टू 3। सबसे सिंपल तरीका है, इन तीनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट इस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। क्या बाहर है? x की लिमिट नहीं सर। x की वैल्यू 1 है, -5 से 5 के बीच में आ रहा है, 2 -2 भी -5 से 5 के बीच में आएगा और 3 भी -5 से 5 के बीच में आएगा। मतलब ये लाई करेगा। ठीक है, यानी क्यू एनक्लोज में मेरा 0.1 माइक्रो कूलम तो आएगा ही, प्लस कुछ और भी आ सकता है। जरा देखो ये वाला आ रहा है क्या? ये वाला भी आ रहा है ना, 1/7
माइक्रोकूलॉम, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी कोऑर्डिनेट -5 से 5 के रेंज के बाहर नहीं है। ठीक, अब सेकंड केस क्या है मेरा? सेकंड केस है यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ऑफ रो एल दे रखा है पाई माइक्रोकूलॉम पर मीटर, लोकेटेड है -2 से लेके 3 तक, -2 और x = -2 y = 3, मतलब फॉर ऑल z। तो आप देखो जरा x = -2 y = 3, क्या ये इस रेंज में आ रहा है? आ रहा है? हाँ या ना? यस सर, यस सर। लेकिन यहां पर है फॉर ऑल z, क्योंकि यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है ना, बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है। आप देखो x = 2 है, y = 3 है, मतलब फॉर ऑल z ये गिवन होगा, नहीं भी होगा तो आपको समझना है, क्योंकि फॉर एंटायर z एक्सिस यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लोकेटेड है इस पॉइंट पे। ये दोनों पॉइंट मिलकर के क्या बनाते हैं? एक लाइन देके है ना, फॉर ऑल z। ठीक है, तो ये फॉर ऑल z है, मतलब z की वैल्यू x = -2 y = 3, x = -2 सपोज यहाँ, y = 3 सपोज यहाँ पर एक लाइन आ रही है जो कि ये है, ठीक है, और इसके बाहर भी आएगी क्योंकि फॉर ऑल z है, इसके अंदर भी है, इसके उधर ऑपोजिट साइड भी जाएगी बाहर, है ना। अब एनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा? रो एल डी एल, कहां से कहां तक? -5 से 5 तक। dl की वैल्यू क्या होगी? dl की वैल्यू होगी dz, तो ये हो जाएगा -5 से लेकर के 5 तक रो एल यानी पाई माइक्रोकूलॉम पर मीटर इंटू dz, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई इंटू 5 -5, मतलब 10 पाई। तो 10 पाई भी इस के अंदर ही आएगा, क्यू एनक्लोज के अंदर। तो ये कितना आ गया? दिस विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू इज 0.1 माइक्रोकूलॉम प्लस 1/7 माइक्रोकूलॉम प्लस 10 पाई। जल्दी से बताओ, क्लियर है? इस पूरे वॉल्यूम में -10 से लेकर के 10 तक, जो -5 से लेकर 5 तक, केवल इतना पोर्शन लाइन चार्ज का वो इस वॉल्यूम के अंदर है, बाकी सारा इस वॉल्यूम के बाहर है। ध्यान रखना, इस लाइन इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है -5 से 5, z की -5 से 5 वैल्यू के लिए, यानी केवल इतना। तो मैंने केवल इतना ही इंटीग्रेट करा है, -5 से 5, है ना। अगर वॉल्यूम कुछ और होता तो मैं उतना इंटीग्रेट करता। तो कुल मिलाकर के मैं उस वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज आ रहा है वो इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि वो ही मेरा एनक्लोज्ड चार्ज है और वही मेरे को फ्लक्स पासिंग थ्रू देगा, फ्लक्स लीविंग देगा। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? हेलो सर। हाँ बताओ। सर मेरी ना कॉल बार बार कट जा रही थी, आवाज नहीं आ रही थी सर, सुधीर स्क्रीन भी शो आवाज नहीं नहीं हो आ रही रही? थी, अब शो बाकी हुई सब है लोगों के सर। साथ भी यही दिक्कत हो रही है क्या? सर नहीं, मेरे साथ ही हुआ है ऐसा। नहीं सर, वो इनके साथ। तो बेटा एक काम करना, मैंने आपको वो उस पर शेयर कर ही देता हूँ, है ना। तो आप वहाँ से देख लेना, ये चीज़ जो चीज़ छूटी है आपकी वो आप वहाँ से चेक कर लें, ठीक है। ओके सर। जब क्वेश्चन खुद से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक, अगला यस क्वेश्चन सर। देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज दे रखा है z एक्सिस पे, और उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? 2 माइक्रोकूलॉम पर मीटर है। रो एल इक्वल्स टू है 2 माइक्रोकूलॉम पर मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको फील्ड निकालनी है। अच्छा, कहाँ रखी है ये z एक्सिस पे रखी है, z एक्सिस। ठीक है, मतलब x भी 0, y भी 0 और z इज z, है ना, फॉर ऑल z। E आपको निकालना है P पॉइंट पर 1, 2, 3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1, पहले पार्ट में मैंने बोला
कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल सकते हो आप इजीली, है ना। कैसे? इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए फील्ड की का फॉर्मूला लगा दो, एक्सप्रेशन लगा दो। वो कितना होता है? रो एल डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो एरो कैप। रो एल गिवन है, रो गिवन है, सॉरी रो आप निकाल लोगे और एरो आप निकाल लोगे, ये दो चीज आपको निकालनी है, एरो कैप और रो निकाल लोगे। जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे? इस लाइन चार्ज वाले पॉइंट का मान लेंगे 0,0,3, क्योंकि 3 वाला पॉइंट ये है तो इसको भी क्या कर देंगे हम? 3 कर देंगे। मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट मैच करना चाहिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ, है ना, यानी हो जाएगा 3। अब आपके पास दो पॉइंट, ये तो लाइन हो गई और ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,2,3 और लाइन के कोऑर्डिनेट है 0,0,3। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रो हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में एरो कैप होगा। ठीक है, निकाल लोगे। रो होगा आपका 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, दिस विल बी 1 प्लस 4 का अंडर रूट 5। ठीक है, अंडर रूट 5, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रो। और एरो कैप क्या आ जाएगा? एरो कैप आ जाएगा ए एक्स कैप प्लस 2a वाई कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 5। दिस माइनस दिस यानी ए एक्स कैप, 2 माइनस 0 यानी 2a वाई कैप और 3 माइनस 3 यानी 0a जेड कैप डिवाइड बाई रो। रो कितना है? रूट 5। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई और ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ रख दोगे इस वाले फॉर्मूले में तो आपको पहले पार्ट के करस्पॉन्डिंग फील्ड मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, जल्दी बताओ। यस सर। आज यस सर। क्लियर है ना यस सर। सब लोगों को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। हाँ भाई, आवाज में जान। चलो, अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 करना है। और कैसे करना है जरा ये मुझे बताओ फटाफट से कि कैसे कर सकते हैं हम ये वाला पार्ट। कैसे कर सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। अब मुझे ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं डेरिवेशन कैसे करता हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। रहना ध्यान से। ठीक है, एग्जाम में नहीं आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत रेयरली आते हैं क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करने के लिए, फंडामेंटल्स को आपका स्ट्रेंथन करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत बेसिकली आपको डेरिवेशन का फंडामेंटल पता लग जाएगा कि डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो एक सेकेंड। ये एक लाइन चार्ज है जो कि -4 से +4 तक अवेलेबल है z एक्सिस पे। ये मेरी z एक्सिस है। ठीक है, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। बच्चों क्लियर है? यहां से लेकर के यहां तक मेरा पॉइंट चार्ज है, उसके नीचे नहीं है और उसके ऊपर नहीं है। ये मेरा लाइन चार्ज है, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है? रो एल इक्वल्स टू 2 माइक्रो कूलॉम पर मीटर। अब जब मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करते टाइम आपने एक चीज गौर करी होगी कि सॉल्व करते टाइम हम लोग क्या करते थे?
सॉल्व करते टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि हमने एक इंक्रीमेंटल लाइन चार्ज यहाँ माना, उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकाली, और उसके उतनी ही दूरी नीचे पर एक चार्ज मारा, उसकी वजह से चार्ज माना, उसकी वजह से एक फील्ड निकाली, और फिर इन दोनों में सिमेट्री प्रॉपर्टी लगा करके हमने जो ए फाई और ए जेड वाले वेक्टर थे वो कैंसिल आउट कर दिए। क्या बचा था? केवल ए रो कंपोनेंट बचा था, और फिर मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया था। अब अगर आपको सिंपल सा ये डेरिवेशन करना हो तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे? आप इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालोगे, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है कुछ, ये नहीं है, वो भी कुछ चेंज है। ये तो मैंने ग्राउंड पर मान रखा है कि ये एक्स वाई प्लेन में है ना। ये पॉइंट भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम उस पॉइंट को लगभग लोकेट करने की कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट कहाँ है। x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। सपोज यहाँ पर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालनी है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों? 1 2 3 1, 2, 3। एक सेकंड रुको, ठीक है। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट से अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये मेरे को फील्ड निकालनी है, ठीक है। इस पॉइंट से जरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना। 0, 0, z डैश लिख सकता हूं मैं? इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं ना? Yes, sir. लिख सकते हैं ना? तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक वेक्टर निकालना हो, यानी ये वाला r वेक्टर निकालना हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो r वेक्टर कैसे निकलेगा? r वेक्टर क्या होगा? r वेक्टर होगा 1 माइनस 0 ax कैप प्लस 2 माइनस 0 ay कैप प्लस 3 माइनस z डैश a z कैप। सही लिखा है मैंने? यस सर। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? बेसिकली मैं क्या मानता हूं? मैं ये मानता हूं कि अगर इसको मैंने एक पॉइंट चार्ज माना dz लेंथ का, है ना, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा रो l dz डैश। तो इस इंक्रीमेंटल चार्ज की वजह से फील्ड निकालनी है मुझे, dE मुझे निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे dq डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ar कैप। dq कितना है? dq है रो l dz डैश डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट ही है ना। r वेक्टर आ गया 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस z का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। आया ना? यस सर। 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस z डैश स्क्वायर का पावर हाफ, और उसका स्क्वायर है तो हाफ तो हटा ही दो। ये पावर 3/2 कर लेते हैं, और यहाँ पर यही वाला सेम वेक्टर उतार देते हैं। ax यस कैप सर। प्लस 2ay कैप प्लस 3 माइनस z डैश az कैप, ठीक है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। dE निकाला ना, अब आप क्या निकालोगे? E निकालोगे। आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। कहाँ से कहाँ तक? -4 से 4 तक, -4 से 4 तक आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब -4 से 4 तक आप इंटीग्रेट करोगे तो कर लोगे। dz डैश है -4 से 4, ये z डैश की ही वैल्यू है,
ठीक है, और आपको इस एक्सप्रेशन को अल्टीमेटली सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपका ये ई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं? यस सर। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन प्रोसेस आपको बहुत आसानी से करके आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस चलाने वाले डेरिवेशन के टाइम पे था वही सेम प्रोसेस अभी भी है। मैंने इंटीग्रेशन करा था माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ -4 से 4। क्यों? क्योंकि लाइन चार्ज मेरा -4 से 4 तक ही है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लूँगा तो मैं इसको इस वाले पार्ट को डिराइव कर लूँगा। क्लियर है बच्चों? अब आपको एक चीज़ देखनी है ध्यान से कि अगर मैं यहाँ देखूं और एक पॉइंट देखूं ये वाला, ठीक है, जब आपने ध्यान से देखा हो लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन करा था तो हमने ये वाला एंगल थीटा माना था, है ना, ये वाला एंगल थीटा माना था। तो जब मैं थीटा को लिख रहा था tan इनवर्स समथिंग, हमने tan इनवर्स निकाला था यहाँ से रो बाई जेड, है ना, तो ऑटोमेटिकली z इक्वल टू रो tan थीटा लिया, रो कॉट थीटा लिख लिया था, उसके हिसाब से हमने डेरिवेशन करा था। अब थीटा की लिमिट लगाई थी मैंने, ऊपर थीटा जा रहा है तो थीटा कम हो रहा है, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू कम हो रही है ना, ये वाली वैल्यू ऊपर आ रही है 0, यानी जब मेरी z की वैल्यू इन्फिनिटी है तो थीटा मेरा कितना था 0, और जब मेरी z की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो थीटा मेरा कितना हो रहा था पाई, है ना, 180, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल बढ़ रहा था पाई। अब आपको देखना है थीटा यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये दो एंगल ले लो आप, एक ये वाला थीटा और एक ये वाला थीटा, या एक ये वाला थीटा और एक ये वाला थीटा, ठीक है। तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ अभी हमने डेरिवेशन करा था, तो डेरिवेशन करते टाइम आपने ध्यान दिया होगा, आपका आया था 1 बाई जो भी आया था उसको सॉल्व करने के बाद, तो उसी में आप ये वाली वैल्यू रख दो, ये वाला सपोज थीटा 1 है, थीटा 1 है और ये वाला थीटा 2 है, तो आप इंटीग्रेशन कर दोगे थीटा माइनस लोअर लिमिट थीटा 2 अपर लिमिट थीटा 1, तो आपका ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप एंगल की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि एंगल से सिमेट्री निकालनी आसान है, तो आप ऑटोमेटिकली इसको एंगल की फॉर्म में लिख सकते हो। और अगर आप आपके पास सडीकू वाली बुक है तो सडीकू बुक में इस फाइनाइट डेरिवेशन, फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से एक डेरिवेशन को इन टर्म्स ऑफ ये वाले एंगल, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के टर्म में भी एग्जैक्टली निकाल करके लिख रखा है। या हो सकता है शायद कि आपको ये वाला एंगल दे रखा हो, ये वाला एंगल ना देने की बजाय उसने कौन सा एंगल दे रखा हो, उसने ये वाला एंगल दे रखा हो, ये वाला एंगल दे रखा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल से अगर आपको ये वाला एंगल पता है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सिंपल, है ना। और अगर ये वाला एंगल पाई है तो ये वाला एंगल 90 माइनस पाई हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो अगर आपको ये वाला एंगल दे रखा हो या ये वाला एंगल दे रखा हो, आप दोनों में से कोई से भी एंगल की फॉर्म में इस डेरिवेशन को फाइनाइट लाइन के लिए डिराइव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो आज के लिए ये एंड करते हैं हम सेशन, है ना। जितने मैंने ये करा रखे थे क्वेश्चंस, उतने क्वेश्चन से रिलेटेड ही है जो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चंस कराए, ठीक है।